Today we will start a new topic, that is fibers or fiber yielding plants. So first of all we will talk about fibers. Botanically, fibers are specialized, elongated, narrow and lignified sclerenchymatous cells with pointed or blunt ends. तो बॉटनी की भाषा में अगर हम कहें तो फाइबर्स जिन्हें हम रेशे कहते हैं वो स्पेशलाइज्ड, इलोंगेटेड यानी दीर्घित, नैरो संकरे और लिग्निफाइड, लिग्निन की जिसमें डिपोजिशन पाई जाती है, ऐसे स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं जिनके किनारे या तो पॉइंटेड होते हैं या फिर ब्लंट होते हैं. दे पॉजेस सफिशिएंट टेंसाइल स्ट्रेंथ, इनके अंदर काफ़ी मात्रा में टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है और इलास्टिसिटी भी देखी जाती है. केमिकली प्लांट फाइबर्स आर चीफली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज. अगर हम केमिकल कंपोजिशन की बात करें रेशों की, फाइबर्स की, तो ये सेल्यूलोज के बने हुए होते हैं जिनमें बहुत कम मात्रा में हेमी सेल्यूलोज, लिग्निन और ऐसे दूसरे सब्सटेंसेस पाए जाते हैं. फाइबर्स ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेवरल प्लांट फैमिलीज. आर्थिक महत्व के जो रेशे हैं, फाइबर्स हैं, वो हमको कई सारी प्लांट फैमिलीज के द्वारा प्राप्त होते हैं, जैसे पोएसी, एरिकेसी, लिलिएसी, मालवेसी, लेग्यूमिनेसी एंड मोरेसी. नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स. Fibers are usually classified on the basis of their origin and structure or their commercial use. Fibers का जो classification है वो उनके origin and structure के basis पर और उनके आर्थिक महत्व यानी कि उनके commercial use के behalf पे किया जाता है. Next is the classification of fibers based on origin and structure. तो origin और structure के behalf पर fibers को 3 types में divide किया गया है, that are सॉफ्ट और बास्ट फाइबर्स, हार्ड लीफ और स्ट्रक्चरल फाइबर्स एंड सरफेस फाइबर्स. पहले हम बात करेंगे सॉफ्ट और बास्ट फाइबर्स की. दीज फाइबर्स आर फाउंड इन द स्टेम इन एसोसिएशन विद द फ्लोएम. तो सॉफ्ट या बास्ट फाइबर्स जो होते हैं ये स्टेम में पाए जाते हैं, फ्लोएम के साथ में एसोसिएटेड फॉर्म में, पेरिसाइकिल के साथ या कॉर्टेक्स के साथ में ये एसोसिएटेड फॉर्म में पाए जाते हैं जाइलम के बाहर. जूट, फ्लैक्स एंड हेम्प, ये तीनों इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं. नेक्स्ट फॉर्म इज हार्ड लीफ और स्ट्रक्चरल फाइबर्स. तो दीज फाइबर्स आर स्ट्रैंड्स ऑफ स्मॉल लिग्निफाइड सेल्स एनशीटिंग द जाइलम एंड फ्लोएम. ये जो रेशे होते हैं, छोटे लिग्निफाइड सेल्स के रेशे या स्ट्रैंड्स पाए जाते हैं, ये एनशीटिंग द जाइलम एंड फ्लोएम, ये जाइलम और फ्लोएम के बाहर प्रेजेंट होते हैं, उसको एनशीट करके रखते हैं, जाइलम और फ्लोएम को कवर करके रखते हैं. तो छोटे लिग्निफाइड सेल्स के स्ट्रैंड होते हैं जो कि जाइलम एंड फ्लोएम दोनों को एनशीट करके, सराउंड करके या कवर करके रखते हैं. दे आर प्राइमरीली फाउंड इन द लीव्स ऑफ सम मोनोकॉट प्लांट्स. जनरली ये जो फाइबर्स होते हैं ये मोनोकॉट प्लांट्स की पत्तियों में पाए जाते हैं. दे आर सपोर्टिव, सपोर्शन का काम करते हैं, ये सपोर्ट देने का काम करते हैं, और कंडक्टिव नेचर के होते हैं, यानी कि वाटर और मिनरल सॉल्ट का कंडक्शन भी ये परफॉर्म करते हैं. एंड आर हाईली लिग्निफाइड, ये हाईली लिग्निफाइड फॉर्म में पाए जाते हैं, यानी कि इनमें लिग्निन का डिपोजिशन देखा जाता है. मनीला हेम्प एंड सिसाल हेम्प आर इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चरल फाइबर्स. तो मनीला हेम्प और सिसाल हेम्प ये दोनों ऐसे रेशे हैं जो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं. थर्ड और लास्ट फॉर्म इज सरफेस फाइबर्स. दीज फाइबर्स डेवलप ऑन द सरफेस ऑफ स्टेम. जैसे कि नाम से पता लग रहा है, स्टेम की, लीफ की, फ्रूट की या सीड की सतह पर ये डेवलप होते हैं. कॉटन एंड कैपोक आर इम्पॉर्टेंट सरफेस फाइबर्स. कॉटन और कपोक इस कैटेगरी के अंदर आते हैं. नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स बेस्ड ऑन देयर कॉमर्शियल यूज. तो कॉमर्शियल यूज या आर्थिक महत्व के बिहाफ पर फाइबर्स को 6 कैटेगरीज में या 6 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है. दैट आर फर्स्ट, टेक्सटाइल फाइबर्स. टेक्सटाइल फाइबर्स आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फैब्रिक्स, नेटिंग एट्सेट्रा. यानी कि फैब्रिक्स बनाने के लिए और नेट्स बनाने के लिए इन फाइबर्स को काम में लिया जाता है. कॉटन, हेम्प और जूट इम्पॉर्टेंट फाइबर्स हैं इस कैटेगरी के अंदर आने वाले. नेक्स्ट है ब्रश फाइबर्स. थिन twigs, leaves and bark of many plants are used for making brushes and brooms.
तो छोटी छोटी टहनियाँ, डंडियाँ, पत्तियाँ और छाल कई पौधों के काम में ली जाती हैं ब्रश और ब्रूम्स बनाने के लिए। ब्रशेस और ब्रूम्स बनाने के लिए इनको काम में लिया जाता है। तो ऐसे प्लांट्स को जिनकी लीव्स, ट्विग्स और बार्क्स काम में ली जाती हैं ब्रश और ब्रूम बनाने के लिए, उन्हें ब्रश फाइबर्स कहते हैं। Sisal hemp and rigid and flexible fibers obtained from the leaves of many palms are fibers of this category. तो सिसाल हेम्प और रिजिड एंड फ्लेक्सिबल फाइबर्स जो होते हैं, जो कि पत्तियों से प्राप्त होते हैं कई प्लांट्स की इंक्लूडिंग पाम्स, इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट इज प्लेटिंग एंड रफ वीविंग फाइबर्स। फाइबर्स दैट आर यूज्ड फॉर मेकिंग स्ट्रॉ हेड्स, बास्केट्स, चेयर सीट्स, मैटिंग्स आर इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी। तो हैट्स बनाने के लिए स्ट्रॉ की बनी हुई, चाहे वो बास्केट्स बनाने के लिए काम में लें, चाहे हम चेयर्स की सीट्स बनाने के लिए काम में लें, या फिर हम चटाई यानी कि मैट्स बनाने के लिए काम में लें, ऐसे रेशे जो इन सब प्रोडक्ट्स को फॉर्म करने के लिए काम में लिए जाते हैं, ऐसे फाइबर्स को हम इस कैटेगरी के अंदर डालते हैं। एग्जाम्पल इज फाइन स्ट्रिप्स ऑफ बैम्बूज दैट आर यूज्ड फॉर मेकिंग बास्केट्स। नेक्स्ट फॉर्म इज फिलिंग फाइबर्स। जैसे कि नाम से पता लग रहा है, फिलिंग यानी कि ये भरने के काम में आते हैं। तो फाइबर्स दैट आर यूज्ड फॉर फिलिंग कुशन्स, पिलोज एटसेट्रा फॉल अंडर दिस कैटेगरी। एग्जाम्पल ऑफ फिलिंग फाइबर्स आर कॉटन, जूट, कॉयर एंड मैनी ग्रासेस। नेक्स्ट कैटेगरी इज नेचुरल फैब्रिक्स। नाउ द बास्ट ऑफ सम ट्रीज हैव टफ इंटरलेसिंग फाइबर्स। बास्ट या बार्क जो होती है कुछ पेड़ों की, उनमें टफ इंटरलेसिंग फाइबर्स पाए जाते हैं विच आर एक्सट्रैक्टेड इन लेयर्स, जिनको परतों में, लेयर्स में एक्सट्रैक्ट किया जाता है। दीज फाइबर्स विच आर यूज्ड फॉर कोर्स क्लोथिंग एज नेचुरल फैब्रिक्स। नाउ ये जो फाइबर्स होते हैं विच आर यूज्ड फॉर कोर्स क्लोथिंग, जो कि कोर्स क्लोथिंग बनाने के लिए काम में लिए जाते हैं, इन्हीं को हम नेचुरल फैब्रिक्स कहते हैं। टेपा क्लोथ विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्रोसोनेटिया पेपरीफेरा, जिसे हम पेपर मलबरी भी कहते हैं, इस कैटेगरी के अंदर आता है। नेक्स्ट इज पेपर मेकिंग फैब्रिक्स या पेपर मेकिंग फाइबर्स। नाउ द वुड, टेक्सटाइल एंड ग्रासेस यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर। वुड को, टेक्सटाइल को या ग्रासेस को, जिनको भी पेपर बनाने के लिए, कागज बनाने के लिए या कागज के मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम में लिया जाता है, उन्हें इस कैटेगरी के अंदर इंक्लूड किया जाता है। नाउ नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द इम्पॉर्टेंट प्लांट फाइबर्स। फर्स्ट कैटेगरी ऑफ इम्पॉर्टेंट प्लांट फाइबर्स इज कॉटन। नाउ द बॉटनिकल नेम ऑफ कॉटन इज गोसिपियम, फैमिली इज मालवेसी एंड द वर्नैक्युलर नेम और देसी नाम जो कॉटन का है उसे कपास भी कहा जाता है, रुई के नाम से भी जानते हैं और पट्टी के नाम से भी जाना जाता है। नाउ द कॉटन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ओल्डेस्ट फाइबर ऑफ द वर्ल्ड। सबसे पुराना फाइबर इसको माना जाता है। इट फाइंड रेफरेंसेस इन एंशिएंट ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर। कपास के होने के प्रमाण या रेफरेंस हमको एंशिएंट ग्रीक और रोमन लिटरेचर में भी मिले हैं। द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉटन थ्रेड्स इज ऑल्सो मैंशनड इन ऋग्वेद। कॉटन के रेशे या कॉटन के धागे एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा ऋग्वेद में भी देखा गया है। द ओल्डेस्ट इंडियन स्क्रिप्चर रिटन अराउंड 1500 BC, जो कि सबसे पुराना स्क्रिप्चर है 1500 BC के दौरान लिखा हुआ। हेरोडोटस हैज मेंशन्ड द यूज ऑफ कॉटन एज टेक्सटाइल फाइबर इन इंडिया। हेरोडोटस ने मेंशन किया था कॉटन का यूज टेक्सटाइल फाइबर के रूप में भारत में। अ वेरी सॉफ्ट एंड फाइन इंडियन क्लॉथ नोन एज डक्का मुस्लिन was renowned all over the world in the old times. बहुत ही सॉफ्ट और फाइन इंडियन क्लॉथ जिसे डक्का मुस्लिन कहा जाता है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड ओल्ड टाइम से ही जाना गया है। Cotton was introduced from India eastward to China and westward to Egypt. कॉटन को इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया ईस्टवर्ड से चाइना में और वेस्टवर्ड से इजिप्ट में, और ये हुआ था अराउंड 600 AD. बट इट वेंट अंडर कल्टिवेशन इन दीज कंट्रीज एज अ टेक्सटाइल फाइबर अराउंड 1300 to 1400 AD. लेकिन इसका जो कल्टिवेशन है कमर्शियल
पर्पस के लिए इसको कल्टीवेट किया गया था इन कंट्रीज में टेक्सटाइल फाइबर के रूप में, वो हुआ था 1300 से 1400 एडी के दौरान। अरब ट्रेडर्स इंट्रोड्यूस्ड कॉटन टू द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। अरब के जो ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कॉटन को अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स में। कॉटन इज नाउ कल्टिवेटेड इन ऑलमोस्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। आज की तारीख में कॉटन को कल्टीवेट किया जाता है, कॉटन की, कपास की खेती की जाती है विश्व के सभी भागों में। नाउ नेक्स्ट इज द कॉटन प्रोड्यूसिंग एरियाज। कॉटन इज अ ट्रॉपिकल क्रॉप, ये एक ट्रॉपिकल फसल है and is grown commercially at altitudes ranging from sea level to 900 meter. The plant requires a frost-free growing season. इस पौधे को उगने के लिए, ग्रोथ के लिए फ्रॉस्ट फ्री ग्रोइंग सीजन चाहिए होता है कम से कम 200 दिन का, जिसमें फ्रॉस्ट ना हो। एबंडेंस ऑफ सनशाइन चाहिए होती है, काफ़ी मात्रा में इसको सनशाइन चाहिए होती है ग्रोथ के लिए, और वार्म और यूनिफॉर्म टेम्परेचर चाहिए होती है, जो कि 21 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होनी चाहिए और 44 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यूनिफॉर्म टेम्परेचर इसको चाहिए होता है ग्रोथ के लिए। और इसके अलावा एनुअल रेनफॉल जो फेवर करती है कॉटन की ग्रोथ को, वो है 75 से 250 सेंटीमीटर के लगभग। नाउ अ रिलेटिवली ड्रायर सीजन इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग फ्लावरिंग। कपास में पुष्पन के दौरान, फ्लावरिंग के दौरान ड्राई सीजन चाहिए होता है, रिक्वायर्ड होता है, एंड देयर शुड बी नो रेनफॉल। उस समय बारिश नहीं होनी चाहिए। ड्यूरिंग राइपनिंग ऑफ कैप्सूल्स एज रेन मेक्स फाइबर्स डिस्कलर्ड। जिस समय कैप्सूल्स पक रहे हों, राइपन हो रहे हों, उस समय रेनफॉल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे जो रेशे होते हैं वो डिस्कलर्ड हो जाते हैं। कॉटन इज ग्रोन ऑन वेराइटी ऑफ सॉइल। कई प्रकार की मिट्टी में कॉटन की खेती की जाती है, जैसे इंडो गैंगेटिक एल्यूवियम सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल, मीडियम ब्लैक सॉइल एंड रेड एंड लेटेरिटिक सॉइल्स। अ डीप फ्राइबल सॉइल, जिसके अंदर ह्यूमस की मात्रा अच्छी हो, बेस्ट मानी जाती है कॉटन की कल्टीवेशन के लिए। Nearly 85% of world's total production of cotton comes from Russia, USA, China, India, Pakistan, Brazil, Turkey, Egypt, Mexico and Sudan. 85% वर्ल्ड का जो टोटल प्रोडक्शन है कॉटन का, वो इन सारे देशों से आता है। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड। आज की तारीख में या प्रेजेंटली अगर हम बात करें तो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कपास का विश्व में भारत है। इन इंडिया कॉटन इज ग्रोन इन 9.1 मिलियन हेक्टर। आज की तारीख में इंडिया में कॉटन को 9.1 मिलियन हेक्टर में उगाया जाता है, एंड द टोटल प्रोडक्शन वॉज 29 मिलियन बेल्स इन 2008 एंड 2009। नाउ द कॉटन ग्रोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया, अगर हम भारत में जिन जिन राज्यों में कपास की खेती की जाती है उसकी बात करें तो इनमें महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान और हरियाणा आते हैं। ये सारे वो राज्य हैं भारत में जहाँ पर कि कपास की खेती की जाती है। बट मेजर प्रोडक्शन ऑफ कॉटन इज़ फ्रॉम गुजरात, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कपास का जो है वो गुजरात में किया जाता है। गोसिपियम हिरसुटम इज़ द मोस्ट कॉमनली ग्रोन स्पीसीज इन इंडिया। भारत में उगने वाली सबसे कॉमन स्पीसीज जो है कपास की वो है गोसिपियम हिरसुटम, जिसे भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में उगाया जाता है। नाउ गोसिपियम हिरसुटम इज़ फॉलोड बाय गोसिपियम आर्बोरियम। इसके बाद जो स्पीसीज आती है जिसका सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन किया जाता है आफ्टर गोसिपियम हिरसुटम, इट इज़ गोसिपियम आर्बोरियम एंड गोसिपियम हर्बेशियम। तो गोसिपियम हिरसुटम के बाद गोसिपियम आर्बोरियम को और गोसिपियम हर्बेशियम को उगाया जाता है। गोसिपियम बार्बाडेंस इज ऑल्सो ग्रोन टू सम एक्सटेंट। कुछ एक्सटेंट तक, कुछ मात्रा में गोसिपियम बार्बाडेंस जो स्पीसीज है कपास की, इसकी भी खेती भारत में की जाती है। नेक्स्ट इज कल्टीवेशन एंड हार्वेस्टिंग ऑफ कॉटन। Cultivation of cotton varies from place to place depending on climate and soil and the variety grown.
कपास का जो कल्टीवेशन है वो अलग अलग जगह पे वेरी करता है, डिपेंड करता है ये क्लाइमेट पर, मिट्टी पर और कौन सी वैरायटी हम ग्रो कर रहे हैं कपास की उस पर। इन इंडिया इट इज़ मेनली ग्रोन एज अ खरीफ क्रॉप। भारत में इसकी जो खेती है कपास की वो खरीफ क्रॉप के रूप में की जाती है। सोइंग ऑफ क्रॉप इज डन इन मानसून इन जून और जुलाई, बट इरीगेटेड क्रॉप इज सोन 1 or 2 months अर्लियर। तो कपास के जो बीज हैं इनको बोया जाता है मॉनसून सीजन में, जून और जुलाई के महीने में, लेकिन जो इरीगेटेड क्रॉप होती है इसको 1 या 2 महीने पहले ही बो दिया जाता है। द ब्लैक सॉइल ऑफ वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया आर मोस्ट सुटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन। काली मिट्टी वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया की जो है वो सबसे अच्छी मानी जाती है कपास की खेती के लिए। फॉर कल्टीवेशन ऑफ कॉटन द फील्ड इज प्रिपेयर्ड। कपास की खेती करने के लिए खेत को तैयार किया जाता है प्लोइंग के द्वारा। 2 से 3 बार हल चलाया जाता है खेत में। एंड देन द सीड्स आर सोन। उसके बाद बीज बोए जाते हैं या तो ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा या फिर उनको सूटेबली स्पेस्ड रोज में रख के बोया जाता है। द सीड्स रिमेन्स क्लिंग टुगेदर एज दे आर कवर्ड बाय फजी फाइबर्स। ये जो बीज हैं ये एक दूसरे के पास में क्लिंग करके रहते हैं क्योंकि ये ढक दिए जाते हैं रेशे के द्वारा। दे आर सेपरेटेड बाय रबिंग विद मड एंड फ्रेश काउ डंग एंड देन ड्राइड बिफोर सोइंग। इनको सेपरेट किया जाता है एक दूसरे से, या तो रब करके, मिट्टी से रब करके, या फिर काउ डंग के साथ, गोबर के साथ रब करके इनको एक दूसरे से सेपरेट किया जाता है और उसके बाद इनको सुखाया जाता है बोने से पहले। द क्रॉप रिक्वायर हैवी मैन्योरिंग ड्यूरिंग ग्रोइंग पीरियड। फसल को बहुत ज़्यादा मैन्योरिंग की आवश्यकता पड़ती है ग्रोइंग पीरियड के दौरान। एप्लीकेशन ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर इज एसेंशियल फॉर इंक्रीजिंग द यील्ड। तो कपास की उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी या यील्ड बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स का एप्लीकेशन जरूरी होता है। अर्ली मैन्योरिंग एट द टाइम ऑफ सोइंग इज बेस्ट फॉर क्विक राइपनिंग। तो अगर हम जितनी जल्दी मैन्योरिंग करेंगे बीज बोने के बाद में या बीज बोने के समय में, वो क्विक राइपनिंग के लिए बेस्ट माना जाता है। बेसल एप्लीकेशन ऑफ फार्म यार्ड मैन्योर एट द रेट ऑफ 12 कार्ट लोड्स पर हेक्टेयर इज एसेंशियल फॉर हायर यील्ड। नाउ व्हेन प्लांट्स आर अबाउट 1 मीटर हाई, जब इसके पौधे 1 मीटर हाइट ले लेते हैं, द एपिक्स ऑफ मेन ब्रांचेज आर कट। तो मेन ब्रांचेज या मुख्य ब्रांचेज जो होती हैं, मुख्य शाखाएं जो होती हैं, उनके एपिकल रीजन को कट कर दिया जाता है ताकि उनमें लेटरल ब्रांचिंग को इंड्यूस या प्रेरित किया जा सके। द फ्लावरिंग यूजुअली स्टार्ट्स आफ्टर 60 to 75 days ऑफ सोइंग। बीज बोने के 60 से 75 डेज के बाद, 75 दिनों के बाद फ्लावरिंग शुरू हो जाती है एंड इट लास्ट फॉर 8 to 10 weeks और ये 8 से 10 हफ्ते तक चलती है। द क्रॉप इज हार्वेस्टेड इन 3 to 4 pickings। फसल को हार्वेस्ट किया जाता है 3 या 4 बार पिक करके एज द बॉल्स मैच्योर। जैसे ही कॉटन की बॉल्स मैच्योर होती हैं 3 से 4 बार इनकी पिकिंग की जाती है। हैंड पिकिंग गिव्स कंसिडरेबली क्लीनर कॉटन देन मैकेनिकल हार्वेस्टिंग। अगर हम हाथ से पिक करके इसको सेपरेट करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, तो जो कॉटन हमको मिलता है वो ज़्यादा क्लीन होता है एज कम्पेयर टू मैकेनिकल हार्वेस्टिंग। For good harvesting, it is essential to defoliate the plants by spraying them with chemicals like calcium cyanamide। अच्छी हार्वेस्टिंग के लिए ज़रूरी होता है कि हम पौधों को डिफोलिएट कर लें कुछ केमिकल्स के छिड़काव के द्वारा, जैसे कि कैल्शियम साइनामाइड के द्वारा। द स्प्रे ऑफ केमिकल्स ऑल्सो अलाउ द कैप्सूल्स टू राइपन साइमल्टेनियसली। केमिकल्स के छिड़काव से कैप्सूल्स जो होते हैं उनको राइपन होने में जो है वो आसानी हो जाती है।